अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब यहाँ हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में नहीं बैठे आईटीओ की, वक्फ बोर्ड की, क्या देते हैं किराया? मेरी इनसे कौन सी दुश्मनी है? ये आज राय रास्त पे आ जाए, मैं कल से इनकी तारीफ करूंगा, लेकिन ये आरएसएस के साथ मिले रहेंगे। सबसे ज्यादा एक्यूज जो हैं मेरी वजह से बरी हुए दिल्ली दंगों के केसेस में, सबसे ज्यादा एफआईआर आरएसएस और बीजेपी के लोगों पे अपने ऊपर पर्सनल रिस्क लेके मैंने एफआईआर दर्ज कराई हैं। अब ये बात तस्लीम की बेल एप्लीकेशन पढ़ लें, इंग्लिश आती है इन्हें, अपने वकीलों से भी पढ़ा लें और अपनी बेल एप्लीकेशन जो ऑर्डर्स है ना वो पढ़ लें। उसके बाद और जिस दिन इनके अंदर रीढ़ की हड्डी आ जाएगी उस दिन ये मेरे से आमने सामने बैठ के आप लोगों के सामने बात कर लें, उस दिन मैं दिखाऊंगा ये कौन है और मैं कौन हूं। एक बात। दूसरी बात, पर्सनल लॉ बोर्ड का बेड़ा गर्क करने के लिए डायरेक्ट आरएसएस के जो जैसे सतीश मिश्रा जी है ना बीएसपी में, वैसे व्यक्ति हैं ये। पर्सनल लॉ बोर्ड को पूरा खराब करने के लिए कासिम रसूल इलियास साहब हैं। अब इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जिस दिन इनके अंदर इतना गट्स आ जाएंगे कि बैठ के मेरे सामने, और मेरी इनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, खूब पैसे कमाएं, खूब पैसे कमाएं, खूब बेईमानी करें। कौन सा अच्छा काम किया है? वक्फ बोर्ड के केसेस को ये बताने का काम अच्छा किया कि जीत गए हम। ये तो मैं नहीं बताता लोगों को, तो ये तो जीता ही होता है। बाबरी मस्जिद का केस हार के ये बताने का काम किया है कि हम केस जीत गए। इनके वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, अरशद मदनी साहब ने। शर्म आती है? मनु महाराज के सामने सर झुकाते हैं हम, ये इनके वाइस प्रेसिडेंट साहब हजारों की गैदरिंग मुसलमानों की करके बोलते हैं। शर्म आती है? की मजम्मत उसकी आज तक। अब 6 तारीख तक जब अप्लाई करने का टाइम है, जो अब केस तो हार गए ना, अब ये जानबूझ के हारे हैं केस। ये वक्फ बोर्ड का भी केस है, जानबूझ के हारने के लिए ही लड़ रहे थे, तो अब हार गए। तो 6 तारीख तक इन्हें क्या काम करना है? जो रजिस्ट्रेशन करानी है वेबसाइट पे, उस पर पूरी ताकत लगानी है। जब आप कह रहे हैं कि हम एक आंदोलन करेंगे ताकि 6 तारीख तक लोगों का ध्यान उधर भटक जाए और कोई अपनी रजिस्ट्रेशन ना कराए उसमें, जो वेबसाइट है, सारे वक्फ का नुकसान करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने मेंबर्स कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करके बैठे हैं, उसकी लिस्ट शाया करें ना पहले। अब ये सब तो जो कब्जे किए बैठे हैं 12-12 साल से, ये सब तो बेनिफिशियरी नहीं हो जाएंगे, इन सब की तो मालिकाना हक हो जाएंगे, क्योंकि नए कानून में ऐसा है। लिमिटेशन एक्ट तो खत्म हो गया ना। ये लोग सबके सब वक्फ के चोर हैं। वो भी मेरे ऑफिस आया करते थे जब शुरू में इन तंजीमों ने आरएसएस और बीजेपी के कहने पे मेरे ऊपर डोरे डाले थे और मुझे बेवकूफ़ बना के अपनी तरफ किया था, तो वो मुझे अच्छे से जानते हैं ना। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे लीगल ओपिनियन ली थी और मैंने पैसे नहीं लिए थे उसके कोई भी, कि ये अपना संविधान बदलना चाहते थे। कासिम रसूल इलियास साहब, ये जमात इस्लामी, कि हमें सरकार ने बोला है अब अपना संविधान बदलो। मैंने इनको लीगल ओपिनियन दी थी कि कोई संविधान नहीं बदलना है। अब इनकी मैं कैरेक्टर पे क्या 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 टिप्पणियां करूं? साफ मना कर दिया उन्होंने कि अगर हम कभी कोई इनके नक्शे कदम पे चलते तो हम कोई विरोध थोड़ा ही करते। हम तो लगातार प्रोटेस्ट। इसके नक्शे, उनके साथ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। ये नाटक कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का, लोग जूते से मारेंगे इसलिए ये नाटक कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का। और मैं बताऊं आपको, ये जो मैं बहुत सारी बातें अभी कहना नहीं चाहता। इनका बेटा जेल में है, जिस दिन वो आ जाएंगे मेरे पास और मेरी स्ट्रैटेजी से चलेंगे, इनका बेटा भी बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी शायद इनको फायदा नहीं है अपने बेटे को भी बाहर निकालने में। ये सच्चाई है, हकीकत है। पूरा आंदोलन हो रहा है, सारे अक्यूज के नाम लिए जा रहे हैं। कुछ ही लोगों को, बड़े बड़े नाम निहाद लॉयर्स, जो कि जिनके लिए इल्ज़ाम लगते हैं कि जॉर्ज सोरोस और पता नहीं कहाँ से रिश्ते हैं उनके, एक नैरेटिव बना के कुछ लोगों को बता रहे हैं। बाकी सब लोगों ने जो जाने दिए हैं, इतने लोगों ने, वो कोई हीरो नहीं थे। जितने लोग शहीद हुए हैं दिल्ली दंगों में, वो कोई हीरो नहीं था। किसी की फैमिली को पूछ रहे हैं जाके। ये फ्रॉडगिरी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और यासीन मलिक का एग्जाम्पल मैं इन सबको बार बार दे रहा हूँ। हम लोग फिर भी बचेंगे क्योंकि हम लड़ रहे हैं, हम मिली भगत नहीं कर रहे। यासीन मलिक की तरह एक दिन ये भी पछताएंगे, तब कहेंगे कि हम लोग तो आरएसएस के कहने से ही सारे काम कर रहे थे, आज हमारे लिए फांसी क्यों मांग ली। ये यासीन मलिक साहब का एग्जाम्पल इनके ऊपर, हर एक के ऊपर डायरेक्टली फिट होता है। आज जाग जाएं, जो आरएसएस और बीजेपी से बात करने की बात करता है वो आरएसएस का मेंबर है, मेरा ऐसा कहना है। क्या जरूरत है इनको बात करने की? क्या लेके आए हैं आज तक यहाँ से? अभी कतर का एग्जाम्पल देखा है आपने? उनसे ज़्यादा समझदार तो नहीं है ना हमास के लोगों से, बिल्कुल नहीं है ना। उनकी तो ये मतलब 1% भी समझदार नहीं है उनके बराबर। तो उनके साथ कतर में क्या हुआ? बात करेंगे ये आरएसएस से? ज़ायनिस्ट फोर्सेस और आरएसएस की फोर्सेस बराबर ही हैं, ये बात करेंगे। बात नहीं करेंगे, ये उनके मेंबर्स हैं सारे। बात करेंगे ये आरएसएस से? ज़ायनिस्ट फोर्सेस और आरएसएस की फोर्सेस बराबर ही हैं, ये बात करेंगे। बात नहीं करेंगे, ये उनके मेंबर्स हैं सारे। तो 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना 6 अक्टूबर को आखिरी दिन है। मैं तो बता रहा हूं आपको,
सात को जंतर मंतर पे फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये काम इस समय 11 अक्टूबर तक या 6 अक्टूबर तक पहला काम ये नहीं था कि सब लोगों को, इनके पास तो संगठन है ना इतने बड़े बड़े, सब लोग पूरी ताकत लगा के वेबसाइट्स पे अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कराएं। अब तो हार चुके ना, अब तो कोई और रास्ता नहीं है ना। मैं तो आवाम से यही कह रहा हूँ, जब तक आप इन लोगों की बात, खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो चल रहा है केस। अब जब सारी प्रॉपर्टीज कब्जाई हो जाएंगी, वक्फ के रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी, तब केस फैसला करा के 5 साल बाद क्या बचेगा। बाबरी मस्जिद का केस भी तो बाद में बताएंगे, हम तो जीत गए। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज सारी कब्जा हो गई, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सब प्रॉपर्टीज कब्जा कर ली, लेकिन केस हम जीत गए। बाबरी मस्जिद भी तो जीते हैं ना। ये इनकी साजिश में मेरा तो ये कहना है, मैं देखिए, मैं तो कड़वी बात समझ लो इसे, सच्ची बात समझ लो, मैं अपनी बात कहता रहूँगा। जब तक हमारी क़यादत ये लोग करेंगे तो आरएसएस के हाथ में है हमारी क़यादत। आप आज मेरी बात मान लो, आज माहौल में सुधार शुरू हो जाएगा, कल मान लो कल हो जाएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद इन टॉप लीडरशिप को हटाना पड़ेगा। इनकी सबकी तंजीमों में ग्राउंड लेवल पे, मिडिल लेवल पे एक से बढ़कर एक ईमानदार और शरीफ आदमी पड़ा है, लेकिन उनकी आवाज़ें इन्होंने दबा रखी हैं। ये टॉप लीडरशिप, हर एक टॉप लीडरशिप, जितने भी हमारी तंजीमें हैं, सब की सब विदाउट फेल, मिडिल लीडरशिप को और मैं ग्रास रूट वर्कर्स को नहीं बोल रहा हूँ, ये सब के सब आरएसएस के मेंबर्स हैं। मैं आज बता रहा हूँ, ये मेरी वसीयत भी है, ये मेरा कॉल भी है। जो लोग मेरे पर यकीन करते हैं वो आजमा के देख लें, हर बार मेरी बात सही निकलेगी। उनका कहना ये भी है कि आप बताएं आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जैसे आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी आरएसएस, आप किसके एजेंडे पे? मेरा एजेंडा एक है, वो है संविधान बचाना दिल से। ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ। मेरा मानना ये है, आरएसएस और बीजेपी से बात ही नहीं करनी कोई भी। आरएसएस और बीजेपी से जो बात करने की बात भी करेगा वो उनका मेंबर है। मेरा एजेंडा ये है कि जेल जाना और गोली लगना और लाठी खाने से लीडर्स को, ये टॉप लीडर्स जो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए ना, इनकी शक्लें देखो और कलफ के कुर्ते देखो इनको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ये सबसे आगे रहें। ये आवाम को आंदोलन में उतार के उनको मरवाते हैं ना। हम लोग जो आंदोलन करते हैं सबसे आगे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बताएं। अब वक्त के लिए आप क्या करने वाले हैं? मेरी जितनी ताकत है मैं कर रहा हूं। मैंने अपने सब जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं तो उनको कब से महीनों से बता रहा हूं। 4 चीज़ें बता रहा हूं ना, इकट्ठी करके रखो। 1920 से लेके 1954 तक जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, मैं आज बता रहा हूँ, मैं तो शुरू दिन से बता रहा हूँ ना, इकट्ठे करके रखो। आज अगर लोगों ने मेरी बात सुनी है तो जिन लोगों ने बात सुनी है वो अप्लाई कर दें उन्हें। जो वक्फ के गजट नोटिफिकेशन है 1954 से लेके आज तक के, उन सब के बेसिस पे अप्लाई कर दें। जिन के पास कोर्ट के आदेश हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के, आज अप्लाई करने के लिए काम आएंगे। मेरी बात जब सुनेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा। अभी इनकी बात सुनते हैं लोग तो रिजल्ट आपके सामने ही है। कौन सा केस